हेलो स्टूडेंट्स। सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है बिकॉज ये फर्स्ट पेपर है एंड वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने आपके फर्स्ट पेपर को बहुत सही तरीके से अप्रोच कर लिया, बिलीव मी, आपके आगे का रास्ता जो है वो बहुत स्मूदर हो जाता है। यू गेट इन दैट मोमेंटम। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं इन डिटेल डिस्कस करने जा रहा हूँ द एंटायर स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दिस वीडियो इज फॉर समबडी हु इज टारगेटिंग मोर देन 85। बिफोर कि मैं जाऊँ कि मेरे आज के एजेंडा के अंदर क्या चीजें हैं, आप क्यों मुझ पर ट्रस्ट करोगे, तो उसके लिए मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये वो है जो मैंने खुद ने फॉलो की है। इफ यू सी माई मार्क्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट वॉज 88 December 21। एंड नॉट जस्ट दिस, टू गिव यू कंफर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट मैंने सीए इंटर के ग्रुप वन अकाउंट्स के अंदर भी आई स्कोर्ड 83, in group 2 accounts I scored 84, and even in my CPT the maximum marks was 60 and I scored 59 in that, 59 out of 60। तो मैं आपको बस जो बताने जा रहा हूँ वो यही बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी स्ट्रैटेजी अपन डिस्कस करेंगे, ये स्ट्रैटेजी बिलीव में टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी, बहुत डिटेल में जाकर के मैं पूरे के पूरे एफआर को आपको राइट फ्रॉम व्हाट इज द एबीसी एनालिसिस as well as how you need to approach the study as well as how you need to plan your revision, everything we are going to discuss. So just watch this video till the end and you will have complete clarity on financial reporting. देखो, आज के इस वीडियो के अंदर 10 चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मैंने बहुत थॉट दे करके इन 10 चीजों को बनाया है। आई बिलीव देयर इज नथिंग बियॉन्ड दीज 10 थिंग्स दैट शुड कंसर्न यू एज अ स्टूडेंट। लेट्स टेक ईच वन बाय वन एंड लेट्स गो अहेड फ्रॉम देयर। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई ऑलवेज बिलीव कि आप किस सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सब्जेक्ट क्यों बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है। सीए के अंदर हर सब्जेक्ट एक अलग फ्लेवर के संग आ रहा है एंड एफआर के पास एक ऐसी चीज है जो बाकी किसी भी और सब्जेक्ट के पास नहीं है एंड वो चीज इतनी क्रिटिकल है कि पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी को चेंज कर देती है। नाउ दैट थिंग इज द फैक्ट कि ये आपका फर्स्ट पेपर है। देखो, बाकी सारे पेपर्स के अंदर आपके ऊपर रिवीजन टाइम जो है वो एक कांस्टेंट है। आपको जो भी रिवाइज करना है 1.5 डेज में ही रिवाइज करना है। सिर्फ एक एफआर ऐसा पेपर है जिसमें आपके पास वो वाला वेरिएबल नहीं है। नाउ व्हाट डज दैट मीन फॉर यू? दैट सिंपली मीन्स कि जब आप एफआर के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन एनीथिंग बिकॉज आपके पास वो एक्सक्यूज नहीं है, आपके पास वो लिमिटेशन नहीं है 1.5 डेज का। एंड दिस इज व्हाट मेक्स एफआर वेरी डिफरेंट। तो याद रखिएगा, जो भी मैं आगे आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस चीज के अंदर मैंने इसी चीज को फैक्टर किया है कि एफआर में आपको 1.5 डेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एफआर के अंदर अपन सारी चीजें कवर करेंगे, हाँ किस ऑर्डर में करेंगे एंड एवरीथिंग दैट विल कम टू लेटर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले उसके पूरे के पूरे सिलेबस को डेप्थ में जानो, ऊपर ऊपर से डेप्थ में जानो कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक्स का कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक थोड़ा इजियर टू अंडरस्टैंड है, मॉडरेट डिफिकल्टी है या फिर वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। ओनली देन यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टडी। ना ऑर्डर ऑफ स्टडी के अंदर मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मैं सिर्फ एबीसी एनालिसिस करता था, लेकिन एफआर में मैंने एबीसीडी एनालिसिस किया था। ना व्हाई दिस डी? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो, एफआर के अंदर यू हैव मच मोर टाइम देन व्हाट यू हैव फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो प्लीज यहाँ पर अपने जो है नॉर्मल एबीसी करके 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें एंड देन सी को देखेंगे कि ठीक है जितना हुआ उतना ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ए बी सी पूरा करना है एंड डी इज अ वेरी वेरी स्मॉल, लगभग लगभग जस्ट 10% है। वो 10% को भी देखो छोड़ना एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई गलत टाइम मैनेजमेंट कर दी है तो अलग बात है, वरना अदरवाइज उस डी के संग भी क्या करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए बी सी डी एनालिसिस करेंगे बिकॉज ए बी और सी इन तीनों को तो अपने को पूरा करना ही है एंड इनफ टाइम है पूरा करने के लिए। नाउ व्हाट इज देयर इन दी ए बी सी डी एनालिसिस? देखो, ये जो मैंने बनाया पूरे के पूरे आपके सिलेबस को कवर किया है और ये जो है एफआर के अंदर आप एक चीज बोल सकते हो कि ठीक है, पेपर के अंदर जो आपके कैटेगरी ए और बी के क्वेश्चंस है ना, आप सेटिस्फैक्टरीली बोल सकते हो कि यार ये कैटेगरी ए और बी ना आपका मिला मिला करके आराम से 60 मार्क्स आपको कवर करा देगा।
सो यस, अगर आपने ये दोनों कर लिया, देखो आपके 60 मार्क्स तो इसी से आ गए, लगभग लगभग आपके 20 से 25 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। तो बस एंड के जो आपके 10 मार्क्स है उसके लिए आपको कैटेगरी डी के ऊपर जाना पड़ेगा, वरना आपका ए बी सी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका 90% तो सिलेबस सॉर्टेड है। ए के अंदर देखो मैंने क्या रखा, ग्रुप अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको सिर्फ एबीसीडी एनालिसिस बता रहा हूँ, किसे कैसे क्या पढ़ना है, सब चीजों के ऊपर अपने आएंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेवेन्यू, मैंने ए के अंदर यही तीन रखा है। ए कैटेगरी को कैसे पढ़ना है, बी कैटेगरी को कैसे पढ़ना है, सी कैटेगरी को कैसे पढ़ना है, ये हम अभी ही कवर कर लेंगे। इन जनरल अप्रोच क्या रहेगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग, मगर किस किस टॉपिक को कैसे कैसे करना है वो मैं क्विकली आपको अभी बताते हुए जाऊंगा। देखो, ग्रुप अकाउंटिंग इज समथिंग जिससे आपका पूरा का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है एंटायरली। नाउ ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चेन होल्डिंग, रिवर्स मर्जर, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन, डिस्पोजल, गुडविल कंप्यूटेशन, बार्गेन परचेज कंप्यूटेशन। इसके अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू विल हैव टू गो वेरी डीप ऑन कॉन्सेप्ट्स, नंबर वन। नंबर टू, यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज अक्सर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लेंदी होता है ना, वो इसी टॉपिक से होता है। बिकॉज ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, टिपिकल एडजस्टमेंट्स होते हैं, जिनका आपको आइडिया रखना बहुत जरूरी है। एंड मोर देन दैट, जब जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, मतलब यू यू आर डूइंग ग्रुप अकाउंटिंग, वेन एवर यू सिट डाउन टू डू ग्रुप अकाउंटिंग, मेक श्योर दैट यू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट्स अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछे, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसा है जहां पर बोलने को देखो सिर्फ तीन ही इंडेस है, लेकिन ये तीन इंडेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर देखो दो चीजों का प्रॉब्लम आता है। नंबर वन तो लैंग्वेज जो है ना, इन इंडेस की ये सिंपल नहीं है, ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। एंड नंबर टू ये है कि क्वेश्चन के अंदर ना, जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखते के संग संग इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाएगा कि अच्छा हाँ ये इस टाइप वाले का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर वो वाला इतना सिंपल नहीं है। दिस विल कम अगेन विथ टू थिंग्स, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स के अंदर भी एम्बेडेड डेरिवेटिव्स है, हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, हेज अकाउंटिंग है। ये सारी चीजें अगर आपने बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ी है, आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं लिया, आपने बस रट लिया है, काम नहीं चलने वाला दोस्त। एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज, अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, बिलीव मी, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करने के पहले अपने एएफएम के अंदर या अपने इंटर के टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले टॉपिक को प्लीज रिवाइज करना, फिर इसको करने बैठना। एंड तीसरा चीज जो मैंने कैटेगरी ए में रखा है, इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके अंदर देखो यार, थ्योरी जो है ना वो बहुत टेक्निकल है, एंड जो इंडेस की लैंग्वेज आपको वही इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप लिखो। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स के अंदर आपको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके अपने स्टडी प्लान को चलाना। नंबर वन इज, नो डाउट आपको कॉन्सेप्ट तो लेना ही है, लेकिन यहाँ पर ना आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चंस के ऊपर। बिकॉज किस क्वेश्चन के अंदर आपको कौन से इंडेस के पार्ट्स को लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज इसका आंसर ना थ्योरी हैवी होने वाला है। नाउ 1 एंड 2 के अंदर जो आंसर है वो नंबर्स हैवी होगा, 3 के अंदर जो आंसर है वो नंबर्स 50%, थ्योरी 50% रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मुझे थ्योरी के ये चीज मेंशन करनी है। सो प्लीज, कैटेगरी ए के अंदर आपका अप्रोच यही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। नाउ कैटेगरी बी, कैटेगरी बी के अंदर मैंने क्या डाला है, जो भी आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज के इंडेस है वो सारे इसके अंदर रखे हैं। इनकम टैक्सेस मैंने इसमें रखा है, ईपीएस मैंने इसमें रखा है, शेयर बेस्ड पेमेंट्स मैंने इसमें रखा है। नाउ द गुड पार्ट अबाउट कैटेगरी बी, इसकी कैटेगरी बी में जब आप आओगे ना, यू विल फील अ ब्रीदर। ब्रीदर क्यों, दो रीजंस की वजह से। रीजन नंबर वन क्या है, देखो यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर एक एक इंडेस बहुत वॉल्यूमनस है, यहाँ पर बहुत सारे हैं और इंडिविजुअली सारे के सारे छोटे हैं। तो अगर आपने किसी से क्लासेस भी लिए तो आपने देखा होगा इन सब के एक एक दो दो क्लास के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो नंबर वन, आप क्विकली आगे बढ़ोगे, यू विल फील द मोमेंटम। नंबर टू चीज है कि देखो यहाँ से वो वाला पार्ट स्टार्ट होता है ना जो आपको कंफर्टेबल करेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडेस टू इन्वेंट्रीज, आपको बहुत ज्यादा, आप बस रीड कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट बैठ जाएगा। द कॉन्सेप्ट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड लाइक इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट टेकन है, यहाँ पर आपको अप्रोच क्या रखना है, यहाँ पर आपका अप्रोच दो चीजों पर होना चाहिए।
नंबर वन, इंडियस की जो भी लैंग्वेज है या जो भी की टर्मिनोलॉजीज या जो भी स्टेप्स है, एटलीस्ट जो वर्किंग नोट्स इंस्टीट्यूट बनाते हैं इन सब टाइप के क्वेश्चंस में, आपको वो सारे पता होने चाहिए। इनफैक्ट किस किस वर्किंग नोट को आपको एग्जाम में लिख करके आना है ये भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत डीप में करना है, बहुत डीप में, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल इंडियस 116, यहाँ पर इंस्टीट्यूट कई बार आपको ये वाला चीज बोल करके फंसा देता है कि भाई आप एक छोटे छोटे चीजों को मिस कर जाओगे लीज के अंदर, कि भाई लीज क्या है, एनुअली है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नाउ इफ यू मिस आउट ऑन दीज स्मॉल डिटेल्स, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही होने पर भी आंसर गलत आ जाएगा। तो प्लीज यहाँ पर यू कैनॉट अफोर्ड ऑन मिसिंग आउट ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, सब चीजों पर आऊंगा, बट कैटेगरी बी के अंदर देखो, कॉन्सेप्ट आप बस रीड करते चलोगे, समझते चलोगे, अपने आप हो जाएगा, एंड देन प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। नाउ कमिंग टू कैटेगरी सी, देखो कैटेगरी सी के अंदर ना मैंने बहुत सारे चीजों को रख दिया, एंड इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि आप बोलोगे कि सर ये कैटेगरी डी में भी हो सकते हैं, बट स्टिल मैंने सी में रखा है, क्योंकि मेरा देखो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को 85 प्लस लेके आना है, विच मीन्स कि हम लोगों को 90% सिलेबस एंड 90% अच्छे से, मतलब वेरी गुड, जस्ट टच अपॉन नहीं करना। तो ये कैटेगरी सी को मैंने उसी हिसाब से रखा है कि आपका 90% यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो इसके अंदर कैसा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा है जो कि आपने आपने क्लास 11 से किया हुआ है, तो आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर यू शुड बी हैंड्स ऑन विद दिस कॉन्सेप्ट। इन डेज 8 एंड 10 बहुत सिंपल है, लेकिन थ्योरी है, तो थ्योरी है मतलब लॉजिक है उसके पीछे, मगर आपको दिमाग में वो सब चीजों को रखना है। व्हाट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, व्हाट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कितने पॉसिबल एग्जांपल्स है। यहाँ पर देखो द गेम इज कि दीज आर इंडिविजुअली वेरी स्मॉल, दीज आर नॉट हैवी, लेकिन किस क्वेश्चन के अंदर, मानो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स उसमें मेंशन करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कैटेगरी सी के अंदर मैं आपको यही बोलूंगा, आपने अगर एक बार सेल्फ स्टडी कर ली है, एक बार आपने क्लासेस ले ली, कुछ नहीं करना है उसके बाद, सीधा क्वेश्चंस करते जाना है एवरी टाइम दैट यू रिवाइज। कितने रिविजन्स करने हैं आगे मैं कवर करूंगा उसको। एंड कैटेगरी डी इज दैट टॉपिक जिसको आप सबसे एंड में रखना, एंड अगर कोई नौबत आ जाए कोई चीज छोड़ने की, तो वो इन 6 में से कोई एक चीज छोड़ के चले जाना, ये जितने भी आपसे अगर मानो नहीं होता आपसे, तो आप इसमें से रखना। बिलीव मी ये सारे वो है जिनसे हार्डली कुछ आने वाला है, अगर आ भी गया तो फाइन, आई मीन दैट इज अ नॉर्मल लॉस व्हिच यू कैन लिव विद। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, सिर्फ इंस्टीट्यूट के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस भी आप देख लोगे ना, दैट विल बी मोर देन इनफ, दैट्स इट। तो देखो ये बात हो गई अपने लोगों की सिलेबस जानने की, इंक्लूडिंग एबीसी एनालिसिस। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज स्टडी अप्रोच। इसी के अंदर मैं कवर करूंगा आपको कितने मॉक्स लिखने हैं। देखो स्टडी अप्रोच क्या है, एफआर का पेपर पहले कैसा आने वाला है आपको ये पता होना चाहिए। 70 मार्क्स का आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का आपका आएगा एमसीक्यू, लेकिन बिवेयर एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इंस्टीट्यूट फेमस है लेंथी पेपर बनाने के लिए। आपके स्टडी अप्रोच के अंदर अगर आपको लेंथी पेपर को काउंटर करना है, उसका एक ही तरीका हो सकता है, एंड दैट इज अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। तो प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि एफआर के अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, नो डाउट आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि भाई ठीक है क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या क्या स्टेप्स करने हैं, लेकिन बहुत क्रिटिकल है कि आपको क्या क्या वर्किंग नोट्स देने हैं, पॉइंट नंबर वन, एंड वो वर्किंग नोट्स आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से देने हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैं कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस करता था, तो मेरा हैबिट रहता था कि मैं एक अलग तरीके से स्टेटमेंट ऑफ रिजर्व्स बनाता था कि एक्विजिशन पर कितना है, रिपोर्टिंग डेट पर कितना है, और पोस्ट एक्विजिशन कैसे चेंज होता है। लेकिन उसका फॉर्मेट इंस्टीट्यूट का अलग था, मुझे मेरा फॉर्मेट अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर लगता था, मेरा अप्रोच अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर लगता था, लेकिन उसको सिर्फ मैंने फर्स्ट टाइम में ही किया था। बाद में जब मैंने एग्जाम्स के लिए अपने रिविजन्स किए और अपने एग्जाम के अंदर आंसर्स लिखा, बिलीव मी मैंने इंस्टीट्यूट के ही हिसाब से राइटिंग नोट्स बनाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्क्स जो मिलेंगे वो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स पे मिलेंगे, एंड यू डोंट वांट टू लीव दैट थिंग टू रिस्क कि ठीक है आपके लॉजिक को कोई वहां पर अप्रिशिएट करेगा, डोंट लीव दैट। सो स्टडी अप्रोच के अंदर फर्स्ट थिंग इज लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, एंड सेकंड थिंग इज कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेनी है, एंड बिलीव मी द एज दैट यू हैव कि एफआर के अंदर आपके पास 1.5 डेज का लिमिटेशन नहीं है, तो आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को इवन बिफोर द एग्जाम भी रिवाइज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर हम लोगों को मॉक्स कितने देने हैं, देखो मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप 3 मॉक्स लिखो इफ यू आर एमिंग फॉर 85 प्लस। 3 मॉक्स अगर आपने लिख दिए ना, यू आर गुड टू गो फॉर एफआर, एंड दैट इज मोर देन इनफ। आपको उससे ज्यादा लिख
करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट में स्टडी अप्रोच में ही और कवर करना चाहता हूँ, वो है कि मानिए आप कंसोलिडेशन कर रहे हो। आपने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा, आपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर दिए, आपने उनको लिख करके भी प्रैक्टिस किया। नाउ सेकंड टाइम जब आप रिवीजन के लिए आ रहे हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप वापस उन सारे क्वेश्चंस को लिखोगे? नहीं, ऑब्वियसली डोंट वेस्ट टाइम अगेन एंड अगेन। फर्स्ट टाइम में अगर मानो आपने 100 क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस किया, नेक्स्ट टाइम में आपको 50 करना है, उसके नेक्स्ट टाइम में आपको सिर्फ 20 करना है। बट देन ये जो आपने 50 यहाँ पर नहीं किए, उन 50 के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को देख करके एटलीस्ट कैलकुलेटर पर करिएगा। द एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन कैलकुलेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर मानो एक रफ पेपर के अंदर आपने सीधा साइड में एडजस्टमेंट्स करते गए और आपने बस सिर्फ नंबर्स लिखे और आपने टोटल कर लिया। ये आपको हर बार करते जाना है, सो दैट आपकी क्वेश्चन के संग जो फेमिलियरिटी है वो एस्टैब्लिश हो जाएगी, एंड वंस दैट इज डन यू विल फाइंड कि आप स्मूथली सेल कर जाओगे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, रिवीजन। नाउ रिवीजन के अंदर दो चीजें मैं कवर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ रिवीजंस, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट 5 रिवीजंस। नाउ आप बोलोगे सर 5 रिवीजंस कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, एफआर मोर देन 75% स्टूडेंट्स एफआर ही फर्स्ट सब्जेक्ट उठाते हैं, चाहे अगर वो ट्यूशन ले रहे हो, राइट, गेटिंग इनटू द आर्टिकलशिप, या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो आप एक चीज समझो, आपके इंटर और फाइनल के बीच में 3 साल का गैप है। आपने फर्स्ट, अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया, अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो अलग बात है, बट अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया तो आपके पास लगभग लगभग मोर देन 2 years है फ्रॉम द टाइम यू फर्स्ट स्टडी और एफआर टिल द टाइम यू आर गोइंग फॉर एग्जाम। नो, अगर आपने 2 साल के गैप में किसी भी चीज को 2 या 3 ही बार रिवाइज किया, बिलीव मी वो आपके माइंड में फ्रेश ही नहीं रहेगा एग्जाम के पहले। तो आपके पास टाइम भी है और आपको रिक्वायरमेंट भी है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको 5 रिविजन रखने हैं। ये तो हो गई नंबर ऑफ रिविजन की बात। सेकेंड पॉइंट है कि रिवीजन के समय हम लोग को अप्रोच क्या रखना है। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 5 रिविजन्स जो है ना आपके, इसमें से जो फर्स्ट एंड सेकेंड रिवीजन है, फर्स्ट एंड सेकेंड रिवीजन ऑलमोस्ट देखो आइडेंटिकल होते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी फोकस रखना है, प्लस आपको लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि आप जब लिखते जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, नॉर्मली आपके पास एक सम को सॉल्व करने के लिए मानो एग्जाम के अंदर 35 या 40 मिनट्स है, बट जब आप फर्स्ट टाइम लिखोगे, आप इतनी बार अटकोगे कि आप देखोगे आप एक सम के ऊपर 1.5 घंटे 2-2 घंटे लगा दे रहे हो। सो दिस विल गिव यू अ रियलिटी चेक एज टू हाउ मच यू नीड टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। लेकिन ये सिर्फ आपको फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन से करना है। थर्ड रिवीजन ऑनवर्ड्स, जब आपने फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन अच्छे से किया, बिलीव मी आपको रियलाइज होगा कि 90% कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में है। तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन के अंदर उन 10% कॉन्सेप्ट्स को मार्क कर लेना जो आपको आगे चल के देखना है। एंड इवन सारे क्वेश्चंस आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवीजन में देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या किसी क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, आपको सिर्फ उनको देख लेने से ही काम हो जाएगा। सो दिस इज ऑन द अप्रोच ऑफ योर रिविजन्स, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड 5 रिविजन्स इफ यू वांट a tension free and a risk free approach. One very important theory that a lot of students ask me, question that a lot of students ask me is how to deal with theory. ना थ्योरी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखो, एफआर के अंदर जो थ्योरी है ना, वो जस्ट लाइक एसएफएम बहुत लॉजिकल थ्योरी है। लेकिन एसएफएम के अंदर, एएफएम के अंदर और एफआर के अंदर एक डिफरेंस है। देखो, एएफएम के अंदर इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड अ पर्टिकुलर थ्योरी, बट स्टिल वो चीज को जब आप एग्जाम में अगर आपसे पूछ के लिया जाए, यू कैन स्टिल राइट समथिंग। एफआर के अंदर हाउएवर द थिंग इज कि इंड एएस एक टेक्निकल चीज है। अभी अगर मानो किसी को ये वाला चीज नहीं पता हो कि इंड एएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट असेट्स को वो बोलता है कि भाई करंट लायबिलिटी या करंट असेट्स वो है जो आने वाले 12 मंथ्स में होता है फॉर एग्जांपल, और आपको इसी से रिलेटेड आ जाए, तो यू कैन नॉट मेक इट अप। आपको नहीं पता चलेगा कि भाई किसे हम करंट क्लासिफाई करेंगे, किसे हम नॉन करंट क्लासिफाई करेंगे। सो द सिंपल आंसर टू डीलिंग विद थ्योरी इज नंबर 1, थ्योरी आपसे कोई अलग चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, आपके इंडेस के कॉन्सेप्ट से ही पूछा जाएगा। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट्स को ढंग से पढ़ा है, थ्योरी आपकी बाय डिफॉल्ट कवर हो गई है। थ्योरी के लिए कोई अलग चैप्टर्स नहीं है, एंटायर सिलेबस इज इंडेस। पॉइंट नंबर 2 इज कि यहाँ पर थ्योरी में आपको बस इतना ही केयरफुल रहना है कि जो आपके कीवर्ड्स है, because the keywords are coming from the language, statutory language of the Indians, वो कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, उनको आपको एग्जाम में भी अंडरलाइन करके आना है। प्लीज एफआर के अंदर थ्योरी मत मिस करिएगा, बिकॉज अगर आपने सिर्फ सम सॉल्व किए हैं, आप 85 प्लस नहीं ला पाओगे। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, मानो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का भी क्वेश्चन आता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन में खाली ऐसा नहीं है कि मानो अगर हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन आ गया तो आपने लाइबिलिटी कंपोनेंट
और इक्विटी कंपोनेंट सेपरेट कर दिया और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले इन डेज की लैंग्वेज से जस्टिफाई करना होगा कि अच्छा ये हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे है इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंड थिंग, आपको क्या करना होगा कि आपको लायबिलिटी कंपोनेंट का कंप्यूटेशन कैसे होता है, वो इंडेस ने क्या कंप्यूटेशन मैकेनिज्म दिया उसको अपने वर्ड्स के अंदर कीवर्ड्स डाल करके लिखना होगा। इक्विटी उसका रेसिडुअल आता है, ये आपको कीवर्ड्स डाल के लिखना होगा। देन आपको सम सॉल्व करना होगा। सो अराउंड अराउंड 30 से 40% मार्क्स आपके उस क्वेश्चन के अंदर थ्योरी को एलोकेटेड है। सो व्हाइल दैट थ्योरी इज नॉट टफ बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग कि अगर आपने किसी टीचर से मानो पढ़ा है, सो डू यू नीड टू गो एंड चेक ICAI मटेरियल और नॉट? आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि फर्स्ट आपको ये कंफर्ट लेना है कि आपके जो रेफरेंस मटेरियल है, आर दे कवरिंग एवरीथिंग ऑफ ICAI और नॉट। एंड व्हेन व्हाट डू आई मीन एवरीथिंग ऑफ ICAI और नॉट? ICAI के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस, RTPs, MTPs एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये चार चीजें हैं रिसोर्सेज जो ICAI के मटेरियल को मैं मानता हूँ। अगर आपके जो भी रेफरेंस बुक्स हैं उन्होंने इन चीजों को कवर कर लिया, यू डोंट नीड टू सेपरेटली गो एंड रेफर ICAI मटेरियल। बट स्ट्रांगली मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है, इन दो के अंदर ICAI के टेस्ट योर नॉलेज, RTP, MTP एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस को जरूर से एक बार अपने कंफर्ट के लिए देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये चीजें ऐसी है जिनके लिए स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि FR के अंदर हम MCQ कैसे हैंडल करें। लेट मी ब्रेक दिस मिथ वंस एंड फॉर ऑल कि FR के अंदर MCQ कुछ अलग नहीं आएगा, जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उन्हीं को MCQ में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो प्लीज फोकस अ लॉट ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, डूइंग द राइटिंग प्रैक्टिस, सॉल्विंग एज मेनी सम्स एज पॉसिबल, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे किसी भी टाइप के हो, आपका MCQ बाय डिफॉल्ट कवर हो गया। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग ओवर एंड अबव दैट। बिलीव मी, FR के अंदर कोई अलग MCQ बन ही नहीं सकता है। एंड वहां पर चीज भी ऐसा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही कॉन्सेप्ट आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी पार करा देगा, वही कॉन्सेप्ट आपके MCQ को भी पार करा देगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को हमें फर्स्ट करना चाहिए एंड हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ये जब इस सब टॉपिक को मैंने सेपरेटली इसलिए लिया बिकॉज FR मेरे अटेम्प्ट के अंदर भी बहुत लेंथी पेपर आया था। एंड इन जनरल भी देखो FR के अंदर पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है। मैं आपको स्ट्रांगली बोलूंगा कि FR के अंदर हमेशा हमेशा आपको फर्स्ट क्वेश्चन उसी को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको पता है कि आप एंड टू एंड पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से जानते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टू क्वेश्चंस आप उनको करो जहां पर आपको कोई श्रेड ऑफ डाउट भी नहीं है। Once you are done with that, your target should be to complete both those questions in the first 1 hour. आप मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100 मार्क्स का पेपर अगर आपने 35 मार्क्स फर्स्ट आवर में कवर कर लिए एंड 35 मार्क्स सेकंड आवर में कवर कर लिए, तो यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 30 मार्क्स इन द फाइनल आवर। आपको अप्रोच कैसे करना है? फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करोगे। डिस्क्रिप्टिव के जब आपके 35 मार्क्स ओवर हो जाएंगे तब आप MCQ में आओगे। MCQ के अंदर जो आपको फर्स्ट 20-25 MCQs है, मानो 5-10 में आपको एम्बिग्विटी है, उनको छोड़ के बाद बाकी सारे MCQs कर लेना। टारगेट यही होना चाहिए कि आपके फर्स्ट 1.5 आवर्स के एंड तक में 55 मार्क्स का पेपर खत्म हो। 55 कैसे? 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 20 मार्क्स का MCQ, देन लास्ट के 1.5 आवर्स के लिए यूर लेफ्ट विद 45 मार्क्स का पेपर। अगेन पहले डिस्क्रिप्टिव कर लीजिए एंड लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर जो भी आपने 10 मार्क्स का MCQ छोड़ा था उसे देख करके क्लोज दी पेपर। टाइम मैनेजमेंट देखो यही है, बट मैं आपको एक चीज क्लियरली बोल देता हूँ, FR इज समथिंग जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनाने हैं, तो प्लीज हर वर्किंग नोट के ऊपर अपना मार्क्स रहता है, तो उस हिसाब से टाइम मैनेज करिएगा कि आप कोई भी वर्किंग नोट को स्किप ना करो। कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्किंग नोट हमें पता होता है बहुत सिंपल एंड वी डोंट फील लाइक राइटिंग इट, मगर आपको तब भी लिखना पड़ेगा बिकॉज उसके ऊपर मार्क्स एलोकेटेड है। तो प्लीज डोंट स्किप इट, ऑलवेज कंप्लीट क्वेश्चंस एंड टू एंड। ये भी नहीं है कि ठीक है मैं इस वर्किंग नोट को अभी के लिए छोड़ देता हूँ बाद में देखूंगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम क्रंच है तो अलग बात है, वरना अदरवाइज प्लीज लिखिए क्योंकि सबके ऊपर मार्क्स है। फाइनल डे रिवीजन। नाउ फाइनल डे रिवीजन के अंदर FR गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिलीफ बिकॉज FR के अंदर 1.5 डेज का लिमिटेशन नहीं, 4.5 डेज का है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 4 से 5 डेज के बीच का कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। डोंट गिव मोर देन 5 डेज, दैट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज आपके आगे भी और पेपर्स हैं। एंड ट्राई एंड नॉट गिव लेस देन 4 डेज बिकॉज द पॉइंट इज कि आपके पास जो एडवांटेज है आप उसे क्यों छोड़ रहे हो। 3 days to me seems insufficient,
4 days is the sweet point. Even if you are going up to 5, it's 5 it's fine. ठीक है. रिवीजन अप्रोच क्या रहेगी, रिवीजन का सीक्वेंस क्या रहेगा. नाउ देखो, रिवीजन का आपका अप्रोच सिंपल रहेगा. आपको इसी लाइंस के अंदर रिवीजन करना है. फर्स्ट कैटेगरी ए, देन कैटेगरी बी. मैंने उसी सीक्वेंस में इसे लिखा है कि आप कर सकते हो कैटेगरी सी, एंड लास्ट के अंदर जितना टाइम परमिट होगा उसके हिसाब से कैटेगरी डी का रिवीजन करिएगा. क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब जब आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो रिवीजन फाइनल डे का हो चाहे कहीं का भी हो, अगर आपके जो भी जिससे भी आपने रेफरेंस बुक से स्टडी किया है, अगर उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है तो फाइन, वरना अदरवाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर आईसीएआई के पास्ट क्वेश्चंस जितने भी हो, एंड एटलीस्ट लास्ट के 6 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के एमटीपीज एंड आरटीपीज के क्वेश्चन, इन्हें प्लीज मत छोड़िएगा. दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर देखो, एफआर के अंदर मेरे को सिर्फ 2 टिप्स आपको देनी है, क्योंकि ये मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो इसके अंदर गलती करते हैं. दिस रियली रियली इज समथिंग विच ब्रिंग्स देम ऑन अ डिसएडवांटेजियस फुट. फर्स्ट इज नंबर राइटिंग फॉर्मेट. प्लीज, ये बोलने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत क्रिटिकल है. देखो, मानो आप लिख रहे हो 1 लाख. नंबर 1 लाख को ऐसे मत लिखिए, पुट द कॉमा. ये कॉमा बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि ये एग्जामिनर के लिए सिंपलर करता है, आपके लिए भी सिंपलर करता है. यू आर लेस प्रोन टू मेक एरर्स. नंबर 2 क्या, अभी मानो इसके आगे मेरे को 1000 लिखना है. मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो ऐसे लिख देते हैं. प्लीज ऐसे मत लिखिए, बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी रिविजन में, प्लस एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम होगी. आपके लिखने का तरीका होना चाहिए जो जिसे टेंस के नीचे आ रहा है, हंड्रेड्स के नीचे आ रहा है, थाउजेंड्स के नीचे आ रहा है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज, ये प्रेजेंटेशन का टिप नहीं है लेकिन ये आपका एग्जाम टिप है जो आपको एग्जाम सॉल्विंग में हेल्प करेगा. वो ये है कि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो इतने ज्यादा कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर उनको 250 प्लस 350 भी कहीं पर करना है तो वो कैलकुलेटर पे करेंगे. इस टाइप के कैलकुलेशंस को अगर आप अपने माइंड में कर लोगे ना, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू सेव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम. और यही टाइम आप आगे जाकर के देखोगे कि एफआर जैसे लेंथी पेपर के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड लास्ट एक थर्ड पेपर प्रेजेंटेशन टिप मैं आपको जरूर दूंगा कि इवन दो एफआर के अंदर थ्योरी उतना ज्यादा नहीं है जितना मानो ऑडिट या लॉ या किसी और थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर है, स्टिल वॉट एवर इज द थ्योरी, नेवर एवर फॉरगेट टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स. ये एक सिंपल चीज आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करेगी, बिकॉज एग्जामिनर की नजर में आपकी रेपुटेशन बहुत एनहांस हो जाएगी. उसे इजी होगा चीजों को देखना, एंड मोर देन दैट जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्विकली उसे देख करके आपको मार्क्स देते हुए आगे चला जाएगा. ही विल नॉट हैव टू वेस्ट टाइम अराउंड फाइंडिंग द कीवर्ड्स. आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा है. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज ऐसा फैसेट है जो मैंने मिस कर दिया है, प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक श्योर दैट आई कम बैक टू यू. And I really hope that you make good use of this video. And yes, don't forget that FR is that one golden chance where you can definitely score 85 plus with the right guidance. So all the best, stay tuned and do like this video if you found this helpful.